हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपी आरवी यूएनएल TG2 पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 21 दिसंबर 2022 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 76 के आगे से करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य सभी लोग इसे लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सी पद्धति विद्युत कार्य स्थल पर सुरक्षित नहीं है। यानी कि इसमें से कौन सा अगर जो सिस्टम यूज किया जाता है तो ये कौन सी सेफ नहीं है, इसको हमें बताना है। तो इसमें देखिए, सर्किट स्विच को बंद किए बिना फ्यूज बदलना। यानी कि अगर मान लीजिए कोई फॉल्ट क्रिएट होता है, जैसे मान लीजिए फ्यूज वगैरह डैमेज हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो उसको बिना मेन स्विच को बंद किए, यानी पहले मेन स्विच को बंद करना है तब फ्यूज को चेंज करना होगा। ऐसा नहीं कि चलती लाइन पर अगर फ्यूज निकालें और बदल दें, तो इसमें क्या है कि सुरक्षित यह नहीं माना जाता है। तो इसलिए हमेशा क्या करना है, सर्किट को बंद की करें, पहले सर्किट को बंद करें फिर उसके बाद फ्यूज को बदलें। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये सी वाला होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें देखिए बाकी जो है सभी इसमें जो बाकी क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है बाकी सही है सभी। हमें इसमें से गलत पूछा जा रहा है। पीवीसी हैंडल वाले स्क्रू ड्राइवर का यूज करना चाहिए, बिल्कुल इसको यूज करना है। आईएसआई मार्का वाले स्विच का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल इसी जो आईएसआई मार्का होता है तो उसमें बेहतर क्वालिटी वाले मटेरियल होते हैं, इसलिए हमेशा जो यूज किया जाना चाहिए आईएसआई मार्का वाले स्विच का उपयोग करना चाहिए। रबर मैट का उपयोग करना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई हाई वोल्टेज या किसी पैनल पर अगर कोई काम किया जा रहा है तो वहाँ पर एक मैट बिछी होनी चाहिए, जिससे वो ऑपरेटर मैट पर स्टैंड होकर के या खड़ा होकर के वो काम करें। तो इस तरीके जो है किसी मैट पर खड़ा होकर काम करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की विशेषता नहीं है। इसमें भी जो आंसर पूछा जा रहा है नेगेटिव, इसमें इस स्लिप रिंग की विशेषता नहीं है उसको पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए, तो जो इसमें सही ऑप्शन है उच्च दक्षता, ये जो उच्च दक्षता दिख रहा है ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें निम्न दक्षता होती है। जैसे देखिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, जब इसको रन कराई जाती है तो इसमें कंडक्टर यानी कि रोटर रेजिस्टेंस थोड़ा हाई होता है, जिसकी वजह से इसकी दक्षता थोड़ा लो हो जाती है। इसमें रॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा ये डी वाला होगा। और अगर अन्य ऑप्शन की बात करें, देखिए जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, रोटर रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से इसका निम्न स्टार्टिंग करंट, इसका स्टार्टिंग करंट की जो वैल्यू होती है वो लो होती है। और हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू जब बढ़ जाती है तो इसमें क्या होता है कि एक इसमें जो है कंडीशन होती है R इक्वल टू एस एक्स, यानी कि आर को इस कंडीशन में एक्स दोनों को बराबर रखने के लिए इसमें आर की वैल्यू एक्स्ट्रा कर दी जाती है। जैसे ये आर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होती है, इसको घटाने के लिए या इसको या तो घटाया जाए, इसको हम घटा नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें रोटर में आर जोड़ करके हाई स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू को हम अचीव कर लेते हैं। और जब देखिए अंदर का रेजिस्टेंस जब हाई होता है तो इसकी वजह से इसका जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर थोड़ा लो हो जाता है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है उच्च दक्षता, ये नहीं होती है, यह इसकी दक्षता निम्न होती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, MB टाइप पारद लैंप, मरकरी वाष्प लैंप, दीप को लैंप बोलते हैं, में डैश इलेक्ट्रोड होते हैं। MP मरकरी वेपर लैंप बायोनेट टाइप बोलते हैं इसको। मरकरी, एम से मरकरी होता है, बी से बायोनेट टाइप मरकरी वेपर लैंप इसका फुल नेम है। तो इसमें देखेंगे, इसमें जो है 3 टर्मिनल पाया जाता है। इसमें 3 टर्मिनल, एक ये होता है, एक ये होता है, तो दूसरा जो है क्या होता है कि इसमें एक एक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है। ये 3 टर्मिनल मिलेंगे, एक ये एक ये एक ये। जैसे मान लीजिए इसके बीच में कुछ कांटेक्ट रहता है स्पार्किंग करने के लिए, इसको एक्साइट, इसके एटम को एक्साइट करने के लिए
और एक्सिलरी कांटेक्ट का काम तभी तक रहता है जब तक वह बल्ब स्टार्ट नहीं होता है। जैसे स्टार्ट हो जाता है उसका काम खत्म हो जाता है। सिर्फ मेन इलेक्ट्रोड पर 2 मेन इलेक्ट्रोड होंगे, एक एक्सिलरी इलेक्ट्रोड। टोटल इलेक्ट्रोडों की संख्या अगर देखेंगे तो टोटल 3 होते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में आग को कंबल से बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आग लगी हुई है, अगर आग लगी हुई है तो इसको अगर हमें बुझाना है तो एक कंबल लेंगे, उस कंबल से चारों तरफ इसको ढांक देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वायुरोधन प्रोसेस बोलते हैं, या इस प्रक्रिया को वायुरोधन या स्मूथिंग बोलते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ये ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, CFL लैंप का जीवन काल, लाइफ स्पान यहाँ पर डैश दिया है, के बीच में होता है। कितने के बीच में होता है? देखिए जो CFL होता है इसका फुल नेम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है, और इसमें जो होता है नियरली 7500 के आसपास में होता है। इसका जो लाइफ स्पान होता है 7500 आवर के आसपास में। तो इस रेंज के बीच में जो वैल्यू दिखे उसी के आवर, तो उसके बीच में जो वैल्यू दिखे उसी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए 7000 इसमें जो क्लोज देखा जाए तो ये इसके आसपास मिल रहा है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है 7000 से के आसपास में रहेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको चुनेंगे। इसमें जो सही ऑप्शन है ये सी वाला है। एक्यूरेट डाटा कहीं पर नहीं मिलता है, इसमें नियरली दिया जाता है, तो इसमें अगर हम इस डाटा को अगर याद रखेंगे तो इससे हम आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये 1500 है, 1500 हम नहीं ले सकते हैं, और ये यहाँ सिर्फ 4000 है, इसको भी नहीं ले सकते हैं। यहाँ सिर्फ 700 दिया है, इसलिए इसको भी नहीं ले सकते हैं। तो 6000 से लेकर के 15000 के बीच में इसकी वैल्यू आती है, तो हम 7000 को, इस वैल्यू को अगर 7500 को याद कर रखेंगे तो इसके आसानी से हम इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन को। तो इसमें जो सही ऑप्शन है सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिरोधों में प्रदीपन की तीव्रता में वृद्धि के साथ प्रतिरोध घटता है। यानी कि अगर कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसमें अगर हम लाइट को अगर हम डालते हैं तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, यानी कि घटता है। देखिए यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन, लाइट की तीव्रता के साथ साथ इसका घटता है, वो ऑप्शन होता है LDR। ये LDR होता है, यहाँ देखिए ये LDR होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है LDR। LDR का फुल नेम होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर एक ऐसा होता है कि L से लाइट, यानी कि अगर मान लीजिए कोई लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है तो इस पर जैसे जैसे लाइट आएगी तो वैसे वैसे इसका R की वैल्यू डिक्रीज होता जाता है, इसमें R की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। और इसमें थर्मिस्टर क्या होता है, यह एक रजिस्टर का कॉम्बिनेशन नेम है। थर्मिस्टर मतलब ये होता है कि जैसे कोई ऐसा मटेरियल जिसको टेम्परेचर देने से उसके रेजिस्टेंस आर की वैल्यू चेंज हो। अब निगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है। इसको देखिए थर्मिस्टर को हम 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक एनटीसी, दूसरा होता है पीटीसी। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सेंसिस्टर का मतलब होता है कि कोई इसको भी एक टेम्परेचर डिटेक्ट करने का यह भी एक एलिमेंट होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें जो है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसके आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, ये भी इसका भी जो है नेगेटिव होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी आर की वैल्यू डिक्रीज होता जाता है। इसका यूज लाइटनिंग अरेस्टर में ज़्यादातर किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ये सही ऑप्शन सी वाला होगा, LDR। ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, लाइट की तीव्रता बढ़ने से इसकी आर की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, वह अग्र वोल्टेज जिस पर डायोड में धारा अचानक बढ़ने लगती है उसे डैश कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये देखिए रजिस्टर डायोड है, जैसे मान लीजिए फॉरवर्ड वोल्टेज अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो इसमें जैसे क्या है कि ये बढ़ती जाएगी, ये इधर थोड़ा लीकेज करंट बढ़ेगी, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर ये तेजी से जो है इसमें करंट वैल्यू इंक्रीज कर जाती है।
तेजी से करंट इंक्रीज कर जाएगी। तो इसे क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं नी पॉइंट। जहां से यह स्टार्ट होता है तेजी से बढ़ना, इसको के नी वोल्टेज बोलते हैं। इस वोल्टेज को नी वोल्टेज बोलेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है जानो वोल्टेज या नी वोल्टेज बोलेंगे, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, के डब्ल्यू एच, के वी ए आर एच, एम डी मैक्सिमम डिमांड, के वी ए किलो वोल्ट एम्पियर आवर मापने के लिए सामान्यतः एक डैश का उपयोग किया जाता है। यानी कि इन सभी राशियों को मेजर करने के लिए किलोवाट, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव आवर और एमडी मैक्सिमम डिमांड और के वी ए किलो वोल्ट एम्पियर आवर, इन सभी को मेजर करने के लिए ट्राई वेक्टर मीटर को हम यूज करके ये इससे हम सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में एक ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त होती है। देखिए अगर कोई ट्रांसफार्मर है उसकी अधिकतम दक्षता उस कंडीशन में आएगी जहां पर PCU यानी कि कॉपर लॉस इक्वल टू PI यानी कि आयरन लॉस, ये दोनों जिस लोड पर बराबर होंगे वहां पर मैक्सिमम इफिशिएंसी देखने को मिलता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ताम्र हानि इक्वल टू लौह हानि, तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये बी वाला। अगर देखिए पावर ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसमिशन लाइन में जो यूज किया जाता है वो 100% लोड पर यानी कि जब फुल लोड पर रहता है तो वहां पर क्या होता है PCU और PI दोनों 100% लोड पर इक्वल आता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 50% लोड पर ही जो है PCU और PI जो है इक्वल आते हैं। तो इसमें जो इस ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है बी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, नो लोड पर किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वोल्टता 425 वोल्ट है और पूर्ण लोड परिस्थिति के तहत वही 400 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर की वोल्टता प्रतिशत नियमन की गणना करें। यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन की यहाँ पर गणना करना है। वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू होता है V नॉट यानी जीरो लोड पर वोल्टेज और VL लोड पर वोल्टेज डिवाइड बाई लोड पर वोल्टेज और यहाँ टोटल का मल्टीप्लाई 100 कर देना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ निकाल लेंगे। तो इसमें जैसे निकालने के लिए क्या करना होगा, अब 425 माइनस 4 तो करना है, 425 माइनस 400 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई 100। अब इसको अगर हम कट पिट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.25%। इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला होगा, ये बी वाला ऑप्शन नंबर बी 6.25% होगा इसका रेगुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है। एक 3.5 या 3.5 डिजिट DMM का उपयोग 2 वोल्ट को मापने के लिए किया गया है। डिस्प्ले पर रीडिंग क्या देगी। देखिए जो डिस्प्ले पर रीडिंग देगी, जिससे मान लीजिए कोई अगर डिजिटल मीटर है तो डिजिटल मीटर में देखेंगे 4 मीटर होंगे, इसमें यानी कि देखेंगे 4 डिजिट होंगे, 1 2 3 और 4। तो ये वाला जो है वैल्यू 0 से लेकर के 9 तक देगा। यहाँ पर भी अगर फुल डिजिट है तो 0 से लेकर के 9 देगा, फुल डिजिट है तो 0 से लेकर के 9 तक देगा, और यहाँ पर जो है अगर हाफ डिजिट है या तो 0 देगा या तो 1 देगा। तो ये हो गया, इसका ये रूल है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 वोल्ट मेजर करना है तो देखिए उसमें डेसिमल जो लगाया जाता है, डेसिमल इसमें ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट कर लेता है। तो इसमें जैसे यहाँ कहीं पर एक्यूरेसी से मेजर करने के लिए यहाँ पर 1/10 एंड 1/100 के डेसिमल की इधर की वैल्यू को मेजर करेगा, तो इसलिए यहाँ पर 2.00 को शो करेगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वाला सही होगा और इसमें सी वाला करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, संतुलित 3 फेज सर्किट में पावर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है। यदि EL
ई एल आई एल लाइन वैल्यू है, ई एल और आई एल लाइन वैल्यू है, और ई पी आई पी फेज वैल्यू है। तो इसमें पावर, 3 फेज सर्किट का अगर पावर मेजर करना है तो इसमें हम दो फार्मूले यूज करते हैं, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा हो। P इक्वल टू होता है √3 VL या EL कर सकते हैं, VL IL cos फाई। अगर ये फार्मूला यूज किया जाता है, ये दोनों के लिए सेम होगा, चाहे स्टार हो या तो डेल्टा हो, किसी कंडीशन में हो, दोनों के लिए हम सेम फार्मूला यूज करेंगे। और दूसरा जो फार्मूला होता है P इक्वल टू होता है 3 VP IP cos फाई। अब देखिए ये किसमें मिल रहा है, ई, वी को ई यहाँ ई से डिनोट किया गया है, √3 VL IL cos फाई। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये वाला यही सही है, इसमें सही ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है, प्राथमिक चिकित्सा में ABC के अनुसार बी का आशय है, यानी बी का मतलब क्या है, यहाँ डैश दिया हुआ है। अब देखिए ABC का फुल नेम होता है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन होता है। बी जो ऑप्शन है, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये बी वाला, इसका ऑप्शन ये बी ब्रीदिंग होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 में 1000 केवीए 2500 और 250 वोल्ट है, यानी 2500 वोल्ट 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर, 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का पूर्ण भार प्राथमिक धारा यानी प्राइमरी करंट ज्ञात कीजिए। एक ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का हमें प्राइमरी करंट पता लगाना है। प्राइमरी करंट पता लगाने के लिए टोटल केवीए में हम प्राइमरी वोल्टेज से हम भाग दे देंगे। अगर हमें सेकेंडरी करंट अगर पता लगाना है तो टोटल जो केवीए होता है, केवीए रेटिंग में हम सेकेंडरी वोल्टेज से भाग देंगे। हमें यहाँ पर प्राइमरी करंट पूछा है, प्राइमरी करंट पता लगाने के लिए हम प्राइमरी वोल्टेज से हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 1 केवीए है, 1 केवीए अगर के की वैल्यू हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये के की वैल्यू यानी 3 जीरो और बढ़ जाएगा, डिवाइड बाई हम 2500 कर देंगे। 2500 करेंगे तो ये जीरो कट गया। अब 2.5 25 भाग 25 चौका 100 यानी कि ये बराबर 40 एम्पियर। प्राइमरी करंट जो होगी 40 एम्पियर होगी। अगर इसका रेशियो करेंगे तो के की वैल्यू इसमें कितना आएगा, 2500 डिवाइड बाई 250 करेंगे तो ये कट गया, ये 25 धाम 250 यानी कि 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम सेकेंडरी करंट देखेंगे तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू 400 एम्पियर हो जाएगी। प्राइमरी करंट 40 है तो सेकेंडरी करंट 400 होगी। इसका जो सही ऑप्शन है ये 40 एम्पियर यानी कि डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, वेव वाइंडिंग का उपयोग सामान्य तौर पर, देखिए सामान्य तौर पर यहाँ डैश दिया हुआ है, फिर वोल्टेज और यहाँ फिर डैश दिया है, धारा वाली मशीनों के लिए किया जाता है। तो जो वेव वाइंडिंग होता है यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज दिया है, वोल्टेज के लिए हाई वोल्टेज यानी कि यहाँ पर हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, ये हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। और करंट के लिए इसमें लो, करंट की वैल्यू लो होती है। और लैप वाइंडिंग के लिए इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो लो वोल्टेज और करंट की बात करेंगे हाई करंट। ये किस कंडीशन किस में होगी, ये कंडीशन होगी लैप के लिए, और ये कंडीशन वेव वाइंडिंग के लिए है। वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज के लिए यूज करता है, लैप वाइंडिंग हाई करंट के लिए यूज करता है। इसमें जो सही ऑप्शन है यहाँ फील्ड पर ये जो भरा जाएगा उच्च वोल्टेज और निम्न करंट के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला होगा, तो बी वाला करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विथ रेफरेंस टू पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए कौन सा मेथड रॉन्ग है या कौन सा ये इसके लिए इस ऑप्शन के लिए गलत है। तो इसमें देखिए इसमें जो रॉन्ग है ये हाई कास्ट ऑफ मेंटेनेंस। देखिए अगर पैरेलल ऑपरेशन है तो उसमें क्या है, मेंटेनेंस कास्ट लो आता है।
क्योंकि अगर बड़े ट्रांसफार्मर यूज किए जा रहे हैं उसमें उसको शट डाउन लेना या बंद करना उसको मुश्किल का काम होता है और उसका मेंटेनेंस खर्च भी बढ़ जाता है। इसमें जब पैरेलल ऑपरेशन है तो हमें जैसे ज़रूरत पड़ती है 1 बाय 1 हम इसकी मेंटेनेंस कर लेते हैं। तो इसलिए इसमें हाई कास्ट जो है यह गलत ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन इसलिए हम डी सेलेक्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में एल्यूमिनियम परमाणु में कितनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम के जो बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम संयोजकता या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की होती है, एल्यूमिनियम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 13 होता है। 13 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो अंदर की कक्षक होते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल 4, 6 और 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होंगे। तो यह कह सकते हैं यह मटेरियल जो है थर्ड ग्रुप का मटेरियल है, इसमें बाहरी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है, जब मध्यम या निम्न वोल्टता वाली ओवरहेड लाइन किसी भवन के ऊपर से गुजरती है तो उच्चतम बिंदु से ऊर्ध्वाधर अंतराल देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई घर है, इस घर के ऊपर से अगर कोई वायर जा रहा है तो इसकी जो यहाँ टॉप से अगर मान लीजिए छत पर खड़े होकर के यहाँ से इसकी अगर हाइट नापेंगे, ये है मीडियम, ये LT लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज, ये दोनों के लिए इसमें जो इसका हाइट होनी चाहिए 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है 2.5 मीटर, ऑप्शन सी सही होगा, ये सी वाला। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, किसी श्रृंखला RLC यानी कि सीरीज RLC सर्किट में क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर 15 है यदि अनुनादी आवृत्ति या इसको इंग्लिश बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 2.5 किलोहर्ट्ज है तो बैंड चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बैंडविड्थ, इसको इंग्लिश में बैंडविड्थ बोलेंगे, इसको बोलेंगे बैंडविड्थ, इसको बोल देंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और इसको बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर। अब देखिए क्वालिटी फैक्टर का एक फार्मूला होता है, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी RF, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई बैंड विड्थ है। तो इस फार्मूले में रखते ही इसमें आसानी से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखिए रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी वैल्यू है 2.25 मल्टीप्लाई 1000 है, ये हो गया। अब डिवाइड बाई, अब बैंड विड्थ निकालने के लिए ये यहाँ पर आ जाएगा और ये जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा। बैंड विड्थ इक्वल टू इतने में हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 15 से। ये 15 से जब हम डिवाइड कर देंगे, हाँ 15 से जब डिवाइड करेंगे यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका वैल्यू आ जाएगी 2250। इसमें हम 15 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 150, इसकी वैल्यू 150 आ जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं 15 में 225 में 0 लगा देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से इस तरीके आ जाएगा। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी रीजोनेंस और बैंडविड्थ की जो वैल्यू आएगी वो 150 हर्ट्ज आएगी। इसमें जो सही ऑप्शन है ये ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। अगर जो रेजिस्टेंस बनाया जाता है तो उसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसमें पाया जाता है। तो इसमें देखिए अगर जो मटेरियल, इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब ये होता है कि अगर कोई मटेरियल है उसको अगर हम टेम्परेचर अगर दे करके इंक्रीज करते हैं, T की वैल्यू अगर इंक्रीज करते हैं तो उसमें R की वैल्यू डिक्रीज होती है।
तो इस तरीके की जो मटेरियल होता है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखिए कांपर की जो क्वालिटी होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगा। ब्रास का भी वही होता है, टेम्परेचर बढ़ने से आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। सिल्वर में भी यही होता है। लेकिन कार्बन एक ऐसा मटेरियल होता है, यह सेमीकंडक्टर की श्रेणी में आता है, तो इसलिए इसमें जो कार्बन की वैल्यू है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो ये है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है, डीसी को एसी में बदलने वाले परिपथ को डैश कहा जाता है। अब देखिए अगर कोई सर्किट है, तो सर्किट अगर मान लीजिए ये है, इसमें अगर हम डीसी इनपुट दे रहे हैं तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो एसी मिलेगा। यह इन्वर्टर सर्किट में पाया जाता है। जैसे देखेंगे गांव में, घरों में जो इन्वर्टर लगाया जाता है वो बैटरी से सप्लाई लेता है तो वो एसी में कन्वर्ट करके हमें सप्लाई देता है। यह इसका काम है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये इन्वर्टर होता है। इसका हिंदी में प्रतिलोमक बोलते हैं। इसका ऑप्शन सही सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में आम तौर पर लैप वाइंडिंग को, यहाँ लैप वाइंडिंग, यहाँ डैश दिया है वोल्टेज, वोल्टेज अब डैश धारा वाले डीसी मशीनों को वरीयता दी जाती है। अब देखिए जो लैप वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग अगर वोल्टेज के लिए अगर देखेंगे तो यह लो वोल्टेज, यानी वोल्टेज का लेवल इसमें कम होता है, करंट का लेवल इसमें हाई होता है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं निम्न वोल्टेज और उच्च धारा के लिए इसका डिजाइन किया जाता है। इसका जो सही ऑप्शन है ये डी वाला, इसलिए इसको हम डी सेलेक्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 में सोल्डरिंग प्रक्रिया यहाँ डैश दिया है के तापमान के बीच से सफलतापूर्वक होती है। सोल्डरिंग के तापमान के बीच सफलता पूर्वक होती है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई सोल्डरिंग की प्रोसेस की जाती है तो उसमें जो टेम्परेचर दिया जाता है वो किसके किसके बीच का टेम्परेचर दिया जाता है जो आसानी से वो सोल्डरिंग हो जाती है। इसमें जो इसका रेंज होता है टेम्परेचर का 180 से लेकर के 250 के बीच में इसको टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आसानी से सोल्डरिंग हो जाती है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या होता है, क्या है। तो इसमें जो मोटर जनरेटर सेट का लाभ है, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। मोटर जनरेटर सेट में देखेंगे वार्ड लियोनार्ड मेथड में यूज किया जाता है। तो इसमें जो है इसका जो नियंत्रण प्रोसेस होता है काफ़ी आसानी से जो है काफ़ी एक्यूरेसी से इसमें कंट्रोल किया जाता है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये बी वाला होगा। इसका सही ऑप्शन बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एक प्रकार की है। यहाँ डैश दिया है। अब देखिए डैश ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर वहीं पर यूज किया जाता है जैसे सिंगल फेज में, और 3 फेज में भी कैपेसिटर नहीं यूज किया जाता है। उसमें अगर कैपेसिटर यूज किया जाता है तो पावर फैक्टर करेक्शन के पर्पस यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की अगर बात करेंगे तो वह सिंगल फेज में यूज किया जाता है। सिंगल फेज मोटर में हम कैपेसिटर की हेल्प से फेज को स्प्लिट करके मोटर को स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे एकल कला प्रेरणी मोटर। एक प्रकार है इसकी हिंदी में बोलेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, एक प्रकार की क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये बी वाला होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।